अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप लोगों के भरपूर इसरार पर हमने सोचा इस कहानी को पूरी तरह मुकम्मल किया जाए। जो तिस्कंजी पहले पार्ट में रह गई थी उसे हम पार्ट 2 में पूरा करने वाले हैं, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप समझ सके कि कोई भी गुनाह कभी भी मामूली नहीं होता। फातिमा की सिलाई मशीन पर कपड़ा डल गया था। एक कोने में वह किसी पुराने सामान की तरह रखी गई थी। पिछले एक हफ्ते से उस सिलाई मशीन का कोई किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। उसकी मालकिन इस दुनिया से जा चुकी थी। फातिमा को इस दुनिया से गए हफ्ता होने वाला था, लेकिन फुरकान के दिल को एक पल के लिए भी सुकून नहीं था और उसकी वजह वो ख्वाब था जो फुरकान को मुसलसल परेशान कर रहा था। रोज रात को वह फातिमा को ख्वाब में देखता जो उसके सामने आकर बैठ जाती और गिड़गिड़ा कर रोने लगती। फुरकान सोच में पड़ गया कि मैंने तो अब फातिमा को इन औरतों से माफ़ी भी दिलवा दी थी जिनके कपड़े वो सिया करती थी। फिर उसे क्या तकलीफ़ और परेशानी है? वह क्यों बार बार इस तरह रोते हुए मेरे ख्वाब में आती है? क्या इसके अलावा भी फातिमा का कोई और गुनाह था जिसकी वजह से वह अभी भी किसी परेशानी या मुश्किल का शिकार थी? ये सवाल फुरकान को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे। जब ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ और ऐसे ही फातिमा का 10वां भी हो गया तो फुरकान ने फातिमा की माँ से इस बारे में बात की और उसे बताया कि फातिमा अब भी ख्वाब में उसे बेचैन नज़र आती है। ये सुनकर फातिमा की माँ परेशान हो गई। फातिमा में तो उनकी जान बसती थी, लेकिन फिर कहने लगी शायद उसे अपनी बच्ची की याद सताती हो, वह अपनी बच्ची के लिए तड़प रही हो। आखिर एक छोटी बच्ची की माँ थी, या फिर तुम कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोचते हो? फुरकान को अपनी सास की दूसरी बात तो ठीक लगी कि वह फातिमा के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचता है। जब से फातिमा का इंतकाल हुआ था वो रोज़ाना कब्रिस्तान जाता, उसकी कब्र पर फातिया पढ़ता था, पानी छिड़कता था, फूल डालता और फिर वापस घर आ जाता। फातिमा की छोटी बेटी भी पूरी तरह फुरकान और अपनी नानी के हाथों पर पलने लगी। उन 10 दिनों में गांव वालों ने भी फातिमा को बहुत याद किया था। हर किसी ने फातिमा को माफ़ कर दिया था, लेकिन फातिमा का परेशान चेहरा बार बार ख्वाब में फुरकान को नजर आता और वह घबराकर उठ जाता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे ख्वाब ना हो बल्कि हकीकत हो। वह बहुत ज़्यादा फातिमा के लिए दुआएं करने लगा। अक्सर उसके दिल में यह ख्याल आता था कि फातिमा ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो वह इस कदर परेशान है। लेकिन बहुत सोचने पर भी फुरकान को कोई बात याद ना आई। वह फातिमा से इन कदर मोहब्बत करता था कि उसे फातिमा की कोई भी बात कभी बुरी नहीं लगती थी। फातिमा ने भी उसके साथ काफ़ी दफ़ा जुबान दराज की थी, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में फातिमा के लिए कभी कोई बुराई नहीं आई। फिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसे फातिमा पुरसकून थी? उन्हीं सोचों में दिन गुजरते चले गए। कब्रिस्तान जाना उनका रोज का मामूल बन गया और फातिमा का ख्वाब अब भी उसे बेचैन करता था। सुबह से शाम तक वह मजदूरी करके घर लौटता और फिर फातिमा की यादों में आंसू बहाता। अक्सर तो वह फातिमा की सिलाई मशीन के पास बैठकर उसे याद करता था। फातिमा ने उसी सिलाई मशीन पर बैठकर घर के अच्छे बुरे हालात का मुकाबला किया था। उसने पूरी मेहनत से और जी जान लगाकर सिलाई मशीन का काम किया था और अपना घर बार संभाला था। यहाँ तक कि फुरकान बेरोज़गारी के दिनों में भी फातिमा ने पूरी तरह घर का खर्चा उठाया था और फुरकान की बेरोज़गारी की वजह से कुछ चिड़चिड़ी ज़रूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना अच्छी तरह निभाया। फुरकान को फातिमा की याद बहुत ज़्यादा बेहाल करती थी, लेकिन जाने वाला चला जाता है और पीछे सिर्फ यादें रह जाती है। वक्त का काम गुजरना, फुरकान का वक्त भी फातिमा के बगैर गुजरने लगा। अलबत्ता इस बीच एक बात हुई थी कि वह अपनी बेटी से काफ़ी दूर हो गया। दरअसल जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी वह हुबू फातिमा की शबाहत इख्तियार करती जा रही थी और इसी वजह से फुरकान बहुत कम ही उसे गोद में उठाता था, क्योंकि उसे देखते ही फुरकान को फातिमा का चेहरा याद आता और अपनी मोहब्बत के बिछड़ जाने का गम उसे बुरी तरह सताता।
फातिमा को गुजरे अब 1 साल हो गया था। गांव के लोगों ने फातिमा की मां को मशवरा दिया उन्हें फुरकान की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए ताकि बच्ची को भी मां मिल जाए और फुरकान भी दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आए। गांव के सभी लोग इस बात से वाकिफ थे कि फुरकान फातिमा के जाने के बाद पूरी तरह टूट गया था और फिर उसकी बच्ची भी अभी छोटी थी। गांव वालों का कहना था अगर फातिमा की बेटी को दूसरी मां जल्दी मिल गई तो वह उसे अपना लेगी, लेकिन अगर बच्ची बड़ी हो गई, समझदार हो गई तो उसे सगी और सौतेली का फ़र्क नज़र आ जाएगा और फिर शायद ही वह सारी ज़िंदगी अपनी सौतेली माँ को कबूल ना करे। इसी तरह बच्ची की ज़िंदगी में माँ की कमी रह जाएगी। बात तो ठीक थी, लेकिन फातिमा की माँ के लिए बहुत मुश्किल था कि अपनी बेटी की जगह वह किसी और को दे देती। फिर फातिमा की माँ का सोचना था कि फुरकान को कौन अपनी बेटी देगा जो पहले से शादीशुदा एक बच्ची का बाप था। लेकिन फिर गांव की एक लड़की का रिश्ता खुद फुरकान के लिए आ गया। वो लड़की फातिमा की पक्की सहेली थी, फातिमा से कपड़े भी सिलवाया करती थी और फातिमा की मौत पर बहुत गमगीन थी। जब उसका रिश्ता उसके माँ बाप ने खुद फुरकान के लिए भेजा था तो फातिमा की माँ हैरान रह गई। कुंवारी लड़की का रिश्ता कैसे फुरकान के लिए आ गया, और वह लड़की जो फातिमा की सहेली थी। उन्हें अपनी बेटी की औलाद यानी अपने नवासी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी और इसी वजह से वह फुरकान की दूसरी शादी के लिए भी राज़ी हुई थी। फातिमा की माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखा और उस लड़की से फुरकान की शादी करने की बात की, लेकिन फुरकान किसी तरह फातिमा को छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, अम्मा मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकता हूँ, मुझे किसी दूसरी औरत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फातिमा की माँ ने उसे समझाया, आज मैं जिंदा हूँ, कल को मैं मर गई तो तुम्हारा और बच्ची का क्या होगा, घर को किसी औरत की ज़रूरत है। फातिमा की माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, बेटी की मौत ने उसे वक्त से पहले ही बिस्तर पर लगा दिया था। वह हर वक्त थकावट का शिकार रहती और फातिमा को याद करके आंसू बहाती। जब फातिमा की माँ ने खुद अपने दामाद को ये बात समझाई तो वह कुछ वक्त के बाद राज़ी हो गया और फातिमा की सहेली किरण रुखसत होकर फातिमा की माँ के घर आ गई और फातिमा की माँ ने उसे भी बड़े खुले दिल से अपने घर में जगह दे दी थी, क्योंकि अब फुरकान के सिवा उनका और कोई नहीं था। लेकिन ये भी सच था कि जब बेटी की जगह उन्होंने किसी गैर लड़की को अपने दामाद के साथ देखा तो उनके दिल पर छुरियां चल गई थी। कुदरती सी बात थी कि बेटी की जगह किसी और को देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। फातिमा की माँ ने भी उसकी नन्ही सी गुड़िया की खातिर ये फैसला कर लिया था और सब्र की घूंट पी लिया था। फातिमा की माँ ने खुद अपने हाथों से किरण को अपनी बेटी के बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया। किरण को कमरे में बिठाकर वह बाहर निकली तो बाहर फुरकान अपनी नन्ही गुड़िया के साथ खड़ा था। फातिमा की माँ ने गुड़िया को अपनी गोद में लेना चाहा तो फुरकान ने इनकार कर दिया, कहने लगा, अब ये मेरी और किरण की जिम्मेदारी है अम्मा, आप आराम करें, बहुत थक गई होंगी। ये सुनकर फातिमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह खामोशी से अपने कमरे में चली गई। शादी की रात किरण अपने कमरे में बैठी थी। जब फुरकान उसके पास गया तो गोद में बच्ची थी। फुरकान ने बच्ची को बिस्तर पर लेटाया जो कच्ची पक्की नींद में थी और किरण से कहने लगा, मैंने बस इसकी खातिर तुमसे शादी की है। ये सुनकर किरण मुस्कुराई, कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे भी अपनी सहेली बहुत अजीज थी, मैंने भी उसकी बेटी की खातिर ही आपसे शादी की है। फुरकान मुस्कुराकर कहने लगा कि कैसी पक्की सहेली थी, तुमने तो बहुत अरसे से मेरी बीवी को पलट कर नहीं देखा था। एक ही गांव में रहने के बावजूद तुम फातिमा के पास बहुत ही कम आया करती थी। ये सुनकर किरण एकदम खामोश हो गई, नज़रें चुरा गई और फिर आस्ते से कहने लगी कि कुछ बातें थी जिनकी वजह से मैं फातिमा से दूर हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे दिल से
उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। मैं और फातिमा बचपन से सहेलियां थी। हमने जवानी तक एक साथ सफ़र तय किया, लेकिन फिर फातिमा बिल्कुल बदल गई थी, जिसकी वजह से हमारी दोस्ती भी फीकी पड़ गई। लेकिन मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी और आज भी है। किरण ने खुले दिल से अपनी मोहब्बत का तरा दिया। किरण की बात सुनकर फुरकान चौंक उठा। कहने लगा, ऐसी कौन सी बात थी कि जिसकी वजह से बचपन की दोस्ती इतनी कमज़ोर पड़ गई? क्या तुम्हारी और फातिमा की कोई लड़ाई हुई थी? फुरकान आज की रात किरण से बस फातिमा की बात ही करना चाहता था, ताकि वह किरण को बता सके कि फातिमा की उसकी ज़िंदगी में क्या जगह थी। किरण कहने लगी, नहीं, मेरी और फातिमा की कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस वह बहुत बदल गई थी। उसका बात करने का तरीका, उठना बैठना, सब कुछ ही बदल गया था। फुरकान कहने लगा, हाँ, वह नेक हो गई थी, दीनदार, पर्दा करने वाली, जबकि तुम तो ऐसी नहीं हो, और यही वजह होगी कि तुम उससे दूर हो गई। किरण ने गौर से अपने शोहर को देखा, जिसे कुछ देर पहले उसकी शादी हुई थी। फिर कहने लगी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इस वजह से फातिमा से दूर नहीं हुई थी। दरअसल जब फातिमा ने सिलाई सीखी तो मैं उससे कपड़े सिलवाने लगी। मेरे सारे कपड़े वहीं सिया करती थी, लेकिन फिर एक दिन उसे ऐसी बात कही जिसके बाद मैंने उससे कपड़े सिलवाने ख़त्म कर दिए। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ फातिमा वो नहीं जो नज़र आती है, बस इसलिए हमारी दोस्ती भी ना होने के बराबर हो गई। किरण की बात सुनकर फुरकान पूरी तरह चौंक उठा था। कहने लगा, बताओ, मुझे ऐसी क्या बात थी? क्या तुमने मेरी बीवी से पहले कपड़े सिलवाए थे? इससे पहले किरण जवाब देती, नन्ही गुड़िया उठकर चीखें मारकर रोने लगी। किरण ने जल्दी से छोटी गुड़िया को अपनी गोद में उठाया और उसे प्यार मोहब्बत से चुप करवाने लगी। बेटी को रोता देखकर फुरकान सब कुछ भूलकर फिडर बनाने लगा। वह बावर्ची खाने में चला गया। गुड़िया के शायद पेट में दर्द था, वह रोती ही चली जा रही थी। सारी रात किरण और फुरकान उसे ही संभाल रहे थे। फिर अगले दिन डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दुआओं के बाद उसे आराम आया और फिर जाकर वह सुकून की नींद सोई। लेकिन शादी की पहली रात ऐसे ही गुजर गई थी और फिर दूसरी रात फुरकान इतना थका हुआ था कि वह खुद बिस्तर पर लेटते ही सो गया और उसके जहन से यह बात निकल गई कि वह अपनी दूसरी बीवी किरण से फातिमा के बारे में सवाल जवाब करें। किरण ने खुद ही फातिमा के हवाले से कोई बात नहीं की थी। वो एक अच्छी माँ बनकर बच्ची को संभालने की कोशिश कर रही थी। तीसरे दिन फुरकान की काम से छुट्टी थी, वह घर पर ही मौजूद था। घर की सफाई किरण खुद अपने हाथों से कर रही थी। वो फातिमा की मशीन को साफ करने लगी तो फुरकान को फातिमा की बहुत याद सताने लगी। वह किरण के पास गया और कहने लगा, अब बताओ कि तू उस रात क्या कह रही थी? तुमने फातिमा से कपड़े सिलवाने क्यों ख़त्म किए थे? तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ था? फुरकान बहुत अरसे से फातिमा के लिए परेशान था और उसे लग रहा था अगर किरण को कोई ख़ास बात मालूम हो गई तो हो सकता है वह अपनी मरहूम बीवी के लिए कुछ कर सके। लेकिन फुरकान के सवाल पर किरण खामोश हो गई। फिर कहने लगी, जाने वाले के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। फिर फातिमा तो मेरी सहेली थी, इसलिए उन बातों को दोहराने का क्या फ़ायदा? ये कहकर वह जाने लगी तो फुरकान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, फातिमा अपनी कब्र में बेचैन है और मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी बेचैनी के पीछे क्या वजह है। तुम तो उसकी दोस्त हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? पहली बार फुरकान ने खुलकर किसी को अपनी परेशानी की वजह बताई थी और मदद मांगी थी। उसकी बात सुनकर फातिमा हैरान हुई। फुरकान ने अपने ख्वाबों के बारे में किरण को बता दिया। किरण कहने लगी, मैं घर के कामों से फारिग हो जाऊं, फिर हम फातिमा के बारे में बात करेंगे। किरण ने सिलाई मशीन साफ करके दोबारा से कपड़ा डाल दिया और फिर खाना पकाने बावर्ची खाने में चली गई। गुड़िया शहन में खेल रही थी। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो फातिमा के हाथ के ही सिले हुए थे। फातिमा ने गुड़िया के मुस्तकबिल
के लिए कुछ कपड़े सी दिए थे और आज तक गुड़िया उसी के सिले हुए कपड़ों में खुशी खुशी सारे घर में घूमती थी। इस नन्ही सी जान को ये भी पता नहीं था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। कामों से फारिग होकर किरण जब कमरे में पहुंची तो फुरकान बेसब्र से उसका इंतजार कर रहा था। बीवी को देखते ही कहने लगा, अब बताओ तो सही क्या बात है। किरण उसके सामने बैठ गई और फिर आस्ते से कहने लगी, फातिमा वैसी तो बहुत नेक और पर्दादार थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उसमें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह बदजुबानी किया करती थी और कभी कभी ऐसा कड़वा बोल कह देती थी जिसकी वजह से सामने वाले की बुरी तरह दिल आज़ारी हो जाए। उस दिन बाजार से मैं अपने लिए कपड़े खरीद कर लाई और मैंने फातिमा को सीने के लिए दिए तो फातिमा ने वह कपड़ा देकर वापस मेरे पास फेंक दिया। कहने लगी, ये तो बहुत सस्ता सा कपड़ा है, मैं ऐसे कपड़े को नहीं सीती। मेरी गुंजाइश इतनी नहीं थी कि मैं बहुत महंगा कपड़ा खरीदती। मैंने फातिमा से कहा, जैसा भी है तुम जोड़ तोड़ करके सी दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। लेकिन वह कहने लगी, मैं तो शहर की बड़ी बड़ी बुटीक के कपड़े सीती हूँ, दूर दूर से लोग मेरे पास कपड़े सिलवाने आते हैं, मेरी बड़ी शोहरत है, मैं इतने सस्ते कपड़े नहीं सी सकती। तुम किसी आम सी दर्जन से अपने कपड़े सिलवा लो। अपनी सिलाई को लेकर वो बहुत मगरूर हो गई थी। फातिमा की ये बात मुझ पर बहुत गिरी गुजरी, मेरा दिल खून के आंसू रोया। फातिमा हमारे घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थी, उसके बावजूद उसने मेरे लाए हुए कपड़े को बहुत बुरा भला कहा। फातिमा खुद भी बहुत अमीर नहीं थी, लेकिन वह अपनी सिलाई से इतने पैसे कमा लिया करती थी कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीद लेती, लेकिन मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी। मैं वह कपड़ा लेकर गांव की एक छोटी दर्जन के पास चली गई। उसने उसी कपड़े से मेरा बहुत अच्छा लिबास तैयार कर दिया और जब फातिमा ने ये देखा तो मेरे लिबास की तारीफ करने की बजाय मेरा मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, ये क्या जोकर बनकर फिर रही हो, थोड़े ढंग के कपड़े तो सिलवा लेती, कपड़ा अच्छा नहीं लिया था तो सिलाई से अच्छा करवाती ना। उसने बजाय खुश होकर तारीफ करने के मेरा मजाक बनाया। फिर भी मैंने कुछ ना कहा और अपने कपड़े उसी दर्जन से सिलवाने शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे गांव की कुछ औरतों से मुझे पता चला फातिमा खुद को इस कदर नेक समझने लगी कि अब उसे सारी दुनिया गुनहगार लगती थी। उस वक्त तक मेरी और फातिमा की दोस्ती कुछ कम हो गई थी, लेकिन एक दिन मैं कुएं के पास खड़ी थी कि वहाँ शहर की दो औरतें आईं। वो आपस में बातें करते हुए कह रही थी, वैसे तो बहुत दीनदार बनती है, लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं। अगर हमारे कपड़े नहीं सीने थे तो साफ इनकार कर सकती थी, लेकिन हमें गुनहगार और जहन्नम कहने का तो उसे कोई हक नहीं था। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और जब मैंने पूछा क्या बात है तो वह कहने लगी कि फातिमा ने उनकी डिजाइनिंग वाले कपड़े सीने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उसके मना करने का तरीका गलत था, बहुत ही गलत किया उसने कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा की और फिर कहने लगी, ऐसे कपड़े मैं नहीं सी सकती, और साथ में अजीब सी बातें भी कही। दोनों औरतें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा और फातिमा के रवैये से दिल बर्दाश्त नज़र आ रही थी। फातिमा ने उनके साथ बहुत कड़वे लहजे से बात की थी। फिर कुछ और भी लोगों से मुझे यही बात पता चली कि फातिमा हर किसी को गुनहगार समझती थी। उसकी नज़र में तो सब बेपर्दा बेहया लोग थे, लेकिन खैर वह मेरी दोस्त थी, इसलिए ईद के मौके पर मैं जब ईद मिलने के लिए फातिमा के पास आई, ये उस वक्त की बात है जब उसकी और आपकी शादी पक्की हुई थी। फातिमा ईद की सुबह भी सिलाई मशीन पर बैठी थी। कुछ गांव के कपड़े उसे फ़ौरन देने थे, इसलिए उसने ईद के दिन भी सिलाई मशीन नहीं छोड़ी थी। मैं उसके पास बैठ गई, उससे बात करने लगी। फातिमा ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम्हें पता है ये जो बराबर वालों की सीना है ये पक्का जहन्नम में जाएगी। फातिमा की बात सुनकर मैं हैरान हुई कि वह सीना के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी। सिलाई मशीन चलाते चलाते कहने लगी, सीना बिल्कुल भी पर्देदार नहीं है और ऊपर से फैशन भी बहुत करती है।
मुझे तो लगता है कि नमाज भी नहीं पढ़ती होगी, रोजे रखना तो दूर की बात है। मैंने फातिमा से कहा, ऐसी बात तो ना कहो, तुम्हें क्या पता कि वह अपने घर में क्या करती है क्या नहीं करती। मेरी बात सुनकर फातिमा हंसी और कहने लगी, अरे मुझे सब पता है, बराबर वाला तो घर है, छत पर से सब कुछ नज़र आता है। मैंने तो उन्हें अक्सर सहरी के वक्त भी सोते हुए देखा है। तो बताओ भला रोजे कहाँ रखती होगी? सबके सब जहन्नम लोग हैं, पता नहीं कैसा पड़ोस मिल गया हमें। मैंने फातिमा से कहा, ऐसी बात नहीं करते, किसी के जहन्नमी या जहन्नम होने का फैसला करने वाले हम कौन लोग हैं? हर कोई अपना जिम्मेदार खुद है। अगर तुम्हें लगता है कि सीना दिन से दूर है तो तुम उसे अच्छी दीन की बात सिखा सकती हो, लेकिन इस तरह से उसे जहन्नम करार नहीं दे सकती। फातिमा ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगी कि मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करती। उसके लहजे में इतना गुरूर था, मैं समझ गई थी कि उसे अब अपने नेक होने पर गुरूर हो गया है। वह समझ रही थी कि वह अकेली ही नेकी के रास्ते पर है, बाकी सब गुनहगार और जहन्नम है। उसकी सोच जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वह तो बस सीना को ही बुरा कह रही थी। मैं उसके घर से बाहर निकली और फिर मैंने इस वजह से फातिमा से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया। किसी को देखते ही वह जल्दी से सर पर दुपट्टा रख लेती, मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ने लग जाती, हाथ से तस्बीह पकड़ लेती, कभी जय नमाज बिछाकर खड़ी हो जाती। ऐसा जानबूझकर किया करती थी ताकि गांव वाले उसके नेक कामों के कायल हो जाएं और हर कोई उसे नेक समझे। और ऐसा ही हुआ। सारे गांव वाले उसे बहुत नेक समझते थे, सिवाय उन लोगों के जिनको फातिमा की जुबान से तकलीफ पहुंची थी। गांव की कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनकी फातिमा ने बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी की थी। किसी को जहन्नम कहा था तो किसी को काफिर, किसी को बेपर्दा और किसी को बेहया। किरण अपनी बात कहकर खामोश हुई तो फुरकान गहरी सांस भरकर रह गया। फातिमा की बदजुबानी से वह भी वाकिफ था। उसकी और फातिमा की अक्सर लड़ाई इसी वजह से होती थी। फातिमा कभी कभी बहुत ही कड़वी जुबान इस्तेमाल किया करती थी, यहाँ तक कि जब वह बेरोज़गार था तब फातिमा उसे मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला तक कह देती थी, जबकि वह जानबूझकर बेरोजगार नहीं हुआ था, बल्कि वह मुस्तकिल तौर पर काम की तलाश कर रहा था। वो फातिमा का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता था, कभी चाय बना कर देता, कभी उसके पाँव दबा देता, लेकिन फातिमा फिर भी उसे बुरा भला कहने से बाज नहीं आती थी। उसकी सारी नेकियां एक तरफ, लेकिन उसकी कड़वी जुबान और बद अखलाकी अरूज पर रहती थी। उसने बहुत सी ऐसी औरतों के साथ भी बदतमीजी की थी जो सिलाई के लिए आई थी। किरण फातिमा की सारी बात बताकर खामोश हो गई तो फुरकान की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था कि फातिमा की कड़वी जुबान इसके लिए मुसीबत बनी हुई है। वह किरण से कहने लगा, तुम भी फातिमा की मगफिरत के लिए दुआ करो और मैं भी दुआ करता हूँ। न जाने उसने किस किस का दिल दुखाया है, लेकिन हमारी दुआओं से एक न एक दिन उसकी बख्शिश जरूर हो जाएगी। किरण ने फौरन हामी भरी और फिर उन दोनों ने फातिमा के हक में दुआ मांगी। कभी कभी इंसान अपनी नेकी को लेकर मगरूर हो जाता है और ऐसा करने से उनकी नेकी जाया हो जाती है। फातिमा ने अपनी नेकी को अपने गुरूर से जाया किया, अपनी नमाज और रोजे को अपने तकब्बल से बर्बाद कर दिया और शायद वही इसी वजह से सजा भुगत रही थी। हर इंसान को अपने गुनाहों का हिसाब जरूर देना होगा। कुछ को दुनिया में ही सजा मिलनी शुरू हो जाती है तो कुछ लोगों को कब्र में और कुछ को हशर में सजा मिलेगी, जबकि कुछ लोगों को जहन्नम में डालकर सजा दी जाएगी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, हर मुसलमान बिला आखिर अल्लाह की जन्नत में होगा। बहुत से लोगों का कहना है, एक छोटे से गुनाह पर अजाब कैसे आ सकता है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ इंसान को ख्वाब और गफलत से जगाने के लिए थी, जो ये सोचकर गुनाह करता रहता है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है और वह माफ़ फरमा देगा। बेशक अल्लाह की जात माफ़ फरमाने वाली है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम
गुमराही का शिकार रहें, दीन को ना सीखें और इसी इशारे में अपनी ज़िंदगी गुजार दें कि अल्लाह ताला आखिर माफ़ फरमा देंगे। ये हर मुसलमान का फ़र्ज है वह अपने गुनाहों से तौबा करे, दीन की तालीम हासिल करे और ख़ासकर अपने हर मामलों को अंजाम देने से पहले किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर करें। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही स्टोरियां हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुक्रिया।